कोई सवाल भाई निशात का या आपका, भाई क्या नाम आपका, मैं भूल जाता, समीउल्लाह, हाँ समीउल्लाह, कोई सवाल हो आपका? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस फॉरवर्ड इन लाइट कौन हो और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस बैकवर्ड इन लाइट कौन हो तो दोनों मिक्स नहीं होते, क्योंकि लाइट कौन में फ्यूचर और पास्ट जो है वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये बात मैं कर रहा था कि आपको इवेंट हो उसको लेटर ऑब्ज़र्व ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सॉल्यूशंस मिक्स नहीं होते। इसलिए मैंने कहा एक तरफ आप कैलकुलेट करेंगे, दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ कैलकुलेट करेंगे, ये बात है। मिक्स हो एक्चुअली वो ऑसिलेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, ऑसिलेट्स बिटवीन द टू। हम इस पे आएंगे जब क्लाइन पैराडॉक्स करेंगे, बड़ी डिटेल से इसकी बात करेंगे कि जब रिलेटिविस्टिक केस में आप डील करते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉन रिलेटिविस्टिक में पॉजिटिव और नेगेटिव की सेग्रीगेशन है, रिलेटिविस्टिक केस में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। आप कैलकुलेशन में नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। सर एक फिलोसफिकल एक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने पढ़ा था, तो वही आइडिया है कि जो फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट है वो सब एक ही इवेंट है, और क्योंकि हम उसको एक डायमेंशन लोअर में देख रहे हैं इसलिए हमें वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन नज़र आता है। तो ये उससे थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले भी हैं, जैसे हमने लाइट को भी देखा कि नेगेटिव वाले पास्ट को शो कर रहे हैं और पॉजिटिव वाले फ्यूचर। नहीं, हमने कहा नॉन रिलेटिविस्टिकली अगर हम देखते हैं तो, लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिव वाले इधर हम कहेंगे नेगेटिव बैकवर्ड इन टाइम ट्रैवल करेंगे, हमें फील होगा, दूसरे पॉजिटिव इन टाइम ट्रैवल करेंगे, ये हमें फील होगा हम जब लिखेंगे सॉल्यूशंस को। इसके हम ऊपर हम आएंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनको मिक्स नहीं करती, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को। ये ख़ास बात थी ना कि आप बूस्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव वाले बूस्ट करके पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस बन जाएं या पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस वाले नेगेटिव बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात है। तो हम इस पे पूरी डिटेल से करेंगे, क्योंकि हम लिखेंगे, हमने देखा था कि जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लेन वेव में पॉजिटिव आयोटा के साथ, एक होता है प्लेन वेव में माइनस आयोटा के साथ। इसका मतलब है कि ये पूरा पैकेट टाइप है जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट इसका है, कुछ प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट उसका है। अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो इंडिविजुअल कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी देगा, लेकिन हमें पता है जब हम इंटरफेरेंस करते हैं तो उसमें एक, या किसी स्कैटरिंग करते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस टर्म्स भी आती हैं। अब इंटरफेरेंस टर्म तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को मिक्स कर देती हैं, जब उसको मिक्स करती हैं तो वहीं से ये ज़ेटर-वेव-गुंग का फिनोमेना आता है। तो ये रिलेटिविस्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल to ignore the negative energy solutions in doing any practical calculations। हम ये नहीं कह सकते डिसजॉइंटेड, जिस अभी तक तो हम यही करें नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में लेके जाते हैं, पॉजिटिव इलाज हो जाते हैं, नेगेटिव इलाज, वहाँ पर ये नहीं होगा, वहाँ पर हमें शामिल करना ही पड़ेगा, दोनों को इग्नोर नहीं कर सकेंगे इन द रिलेटिविस्टिक लिमिट। हाँ, V/C जब बहुत छोटा है तो फिर तो खैर है ना, क्योंकि फिर तो नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो फिर शायद ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन है उसमें होल हो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डिनरी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो सकता है कि होल की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पहली तो बात यह है कि हम ये थोड़ी सी हमारी मिस नॉर्मेटिक है। जब हम एटम का नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लेते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है। लेकिन जब लैम्प शिफ्ट स्टडी किया तो हमने देखा नहीं, ये बात ठीक नहीं है। देयर इज़ अ होल सी ऑफ नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आल्सो, इसलिए हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शंस ली थी। तो नॉन रिलेटिविस्टिकली तो इलेक्ट्रॉन है, रिलेटिविस्टिकली इट्स नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों मौजूद हैं। किसी एक की प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा, हाँ ठीक है, जब हम उसकी नॉर्मलाइजेशन, इसको इस तरह सोचें कि जब हम एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बाउंड है, उसका वेव फंक्शन हमें पता है कूलम लाइक, फॉर एग्जांपल कूलम सिंपल हम
दूर है, तो कूलम लाइक डेंसिटी के लिए जब उसका मॉड्यूलस स्क्वायर करते हैं और वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कोएफिशिएंट जो इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन के साथ आता है, वो लेट्स से 99% है। जो नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन के साथ है वो लेट्स से 1% है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, 99% उसका सोल्यूशन, नॉर्मलाइजेशन हमने की जिस तरह। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए इलेक्ट्रॉन की बजाय इसको आप एक हैवी पार्टिकल मान लें जिस तरह के म्यूऑन है। अब म्यूऑन चूँकि हैवी है तो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा क्योंकि बहुत रेडियस लाइक 1 मास जाता है, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो, और एनर्जी गोज़ एज मास। इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी, बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी और एट द सेम टाइम इसका बोहर रेडियस भी कम होगा। लेकिन हमें पता है म्यूऑन तो अनस्टेबल है, म्यूऑन इलेक्ट्रॉन में जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के सी में चल रहा है। इसका मतलब है जब हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं म्यूऑन से इलेक्ट्रॉन की तो इंटरफेरेंस टर्म्स आती हैं। तो हम ये देखते हैं, हमने कैलकुलेशन करके देखा कि नहीं, जब नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को आप शामिल नहीं करते इस अजम्पशन पे कि इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 99% है, तो देखा कि रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई नो प्रॉब्लम, बट फॉर द हैवी न्यूक्लियाई इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई में जो लॉरेंस फैक्टर है वो 1 - Z अल्फ़ा का स्क्वायर ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट होता है। इसकी हैसियत वही है जो V/C की होती है। इसका मतलब अगर Z बढ़ता जाए तो Z अल्फ़ा वाला फैक्टर बड़ा होता जाएगा। जब वो बड़ा होता जाएगा तो 1 से बड़ी चीज़ सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। जब बड़ी चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है कि जो भी आप चीज़ कैलकुलेट करेंगे उसका कोएफिशिएंट 1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ही कहा था जब नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को इग्नोर कर देते हैं तो जब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को लेके तो वो ठीक नहीं आती। उसमें तकरीबन 32% का डिफरेंस आता है फॉर द हैवी न्यूक्लियर। तो जितना न्यूक्लियर हैवी करते जाते हैं नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है। चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, देयर आर मोर कूलम फोटॉन्स देन, तो इसका मतलब है मोर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स कम्स इन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। तो इसी को हम क्लाइन पैराडॉक्स में भी देखेंगे अगले वीक या उससे अगले वीक के लेक्चर्स में। और कोई सवाल किसी का? यहाँ भी वही होगा। नहीं, मैंने जिक्र ही कोई नहीं किया अभी तक, मैंने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। आगे जाके करूँगा, ठीक है ना, आगे जाके करूँगा। लेकिन अभी तक मेरे पास अभी मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस को देखा। अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। अभी तो मैं अगर आप देखें तो मैं इलेक्ट्रॉन का जिक्र भी बहुत कम करता हूँ। मैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कहता हूँ, इलेक्ट्रॉन का भी जिक्र नहीं करता बीच में। शायद कभी कर दूँ। हम सोचते उस बिल्कुल हम सोचते उस तरह हैं। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ 4 सोल्यूशन है, 2 पॉजिटिव एनर्जी हैं, 2 नेगेटिव एनर्जी हैं। क्योंकि इसके पास स्पिन भी मौजूद है तो मैंने कहा चलें मान लें आप एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या होगा वो फिर बाद में देखेंगे। और कोई सवाल? शाबाश, हमना का कोई सवाल? चलें आगे। चलें, कल हम अगर आपको याद हो तो कल हमने लॉरेंट्ज़ एंगल कैलकुलेट किया था। हम कर क्या रहे थे? हमने कहा था कि अब हम डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि डिराक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उनको स्पिनर्स कहते हैं। और हमें पता है कि हमने सबसे पहले जहाँ से शुरू किया था वो एक रेस्ट मैस पार्टिकल से शुरू किया था, रेस्ट सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए थे। तो हमने कहा तो उसमें ओमेगा आर ऑफ 0 वो है जो स्पिनर पार्ट है, जो कि 1 0 0 0 0 1 0 0, या फिर नीचे वाले 2 में से एक 0, नीचे बिल तरतीब ऊपर नीचे वाले 2 में से थर्ड वाला 0 और फोर्थ वाला 1 और फोर्थ वाला 1 हो सकता है। उसको लेके हम चले थे। फिर हमें कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें रेस्ट सॉल्यूशंस पता हों दैन वी कैन कैलकुलेट इन एनी फ्रेम। तो हम पार्टिकल को हमने रेस्ट पे ही रखा। वी स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द नेगेटिव एक्सिस एक्सिस, वी स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग एक्सिस एक्सिस विद वेलोसिटी -v। तो हमें ऐसे लगा जैसे पार्टिकल अब मूव कर रहा है विद वेलोसिटी +v। तो हम इसी फ्रेम की बात करेंगे जिसमें हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, सो दैट द पार्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट पार्टिकल इज एट रेस्ट इन इट्स रेस्ट फ्रेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जब स्पिन्स की बात करेंगे, क्योंकि हम रेस्ट पे मेजर कर लेंगे और फिर बूस्ट दे देंगे तो हम देखेंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी उसमें। तो इसको लेके हम चले थे। तो हमने कहा था कि हमें पता है कि रेस्ट
एक स्टेशनरी फ्रेम से एक मूविंग फ्रेम में लेके जाने के लिए जो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस है, दोज आर नोन एज दी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस की थी बेसिकली, और लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमने कहा था चूँकि बूस्ट है तो बूस्ट के लिए जो एंगल आता था उसको हमने कहा था, हमने एक चीज़ को कहा था कि जो वेलोसिटी से रिलेट हो जाता है दैट इज़ नोन एज अ लॉरेंट्ज़ एंगल। ठीक है, तो ये ओमेगा को हमने लॉरेंट्ज़ एंगल कहा था। इसको फिर देखिए हमने मोमेंटम से रिलेट किया और हमने फाइंड आउट किया था साइन हाइपरबोलिक ओमेगा और काज हाइपरबोलिक ओमेगा, यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ दिस लॉरेंट्ज़ एंगल, या जो बूस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो चीज़ कैलकुलेट की थी उसमें काज हाइपरबोलिक ही आता था। और अगर आपको याद हो तो जिस चीज़ को मैं लेके चला था वो ये थी 0 -1 -1 0। क्यों? मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग बूस्ट लिया था, तो इसका मतलब है मेरे पास या 0 1 नॉन ज़ीरो हो सकता था या 1 0 नॉन ज़ीरो हो सकता था, बाकी सारे ज़ीरो थे। और आपको ये बात याद है कि जो I01 है, सॉरी चाक भूल ही गया था, चाक निकालना, सॉरी। अगर आपको याद हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि I01 जो है वो बराबर है -I10 के, और ये 1 के बराबर था। याद है ना आपको? क्यों? क्योंकि माइनस साइन तो हमने वेलोसिटी के लिए लगाया था ना। याद है आपको? जब इनकी तरतीब बदलते थे तो एक माइनस साइन आता था। याद है ना ये बात आपको? अच्छा, इसी को मैं लेके आगे चलूँगा आज मैं बात करूँगा कि इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लूँ, तो हमने अपनी अंडर ग्रेजुएट में सीखा था कि अगर आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेलोसिटी ले ली जाए तो डायरेक्शन को साइंस आ जाते हैं। याद है ना आपको? तो इंस्टेड ऑफ -1 आई हैव कोसाइन ऑफ एंगल अल्फ़ा, इंस्टेड ऑफ 0 आई हैव सम कोसाइन ऑफ एंगल बीटा। 3 डायमेंशन है तो अल्फ़ा बीटा गैमा उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक डायरेक्शन में आप ले लेते तो उस डायरेक्शन में अल्फ़ा 0 हो जाता, बीटा और गैमा दोनों 90 डिग्री हो जाते, इंडिपेंडेंट थे उससे, तो कॉज ऑफ 90 डिग्री बिकम 0, तो वापस आपके पास यही मैट्रिक्स रिट्रीव हो जाता। तो अगर मैं किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए लिखूं देन आई कैन राइट इट एज तो आज के लेक्चर में बस हमने कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी हैं जो फिर आगे काम आएंगी हमें इस पूरे कोर्स में ना। तो आज का लेक्चर मोर और लेस फ़िज़िक्स उसमें इतनी नहीं होगी, सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होगा। तो I म्यू न्यू किसके बराबर है? देखें ये होगा 0 माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस कोसाइन अल्फ़ा। अल्फ़ा अगर 0 हो जाता तो वापस वही हो जाता, माइनस कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन गैमा, और बाकी सारे तो 0 0 होते हैं। क्यों? 0 1 एग्जिस्ट करता था ना, आई जे तो रोटेशन के लिए होते थे ना, याद है ना आपको? तो इसका मतलब है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये एक हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है जिसकी प्रॉपर्टी वही है कि I01 जो है वो I माइनस I10 के बराबर है। These are known as the direction cosines। ठीक है। अच्छा, आपको याद है हमारे पास जो S था वो क्या था? याद है ना? S था ये वाली चीज़, S इज इक्वल टू e⁻⁻⁻ (4) सिग्मा म्यू न्यू IN म्यू न्यू। याद है ना आपको? और ये भी याद है आपको कि सिग्मा 0I इज इक्वल टू माइनस सिग्मा I0 था, और I0I इज इक्वल टू माइनस I0 था। याद है ना? क्योंकि इसका मतलब अगर मैं म्यू को 0 कहूँ, न्यू को I कहूँ, या म्यू को I कहूँ, न्यू को 0 कहूँ, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होगी। इसका बिल्कुल इसका मतलब है सिग्मा म्यू न्यू IN म्यू न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा 01 I01। एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लिख भी लें ना भी लें, खैर कोई मसला नहीं है, प्लस
सिग्मा 02 I 02 प्लस सिग्मा 03 I। और मैंने कहा था आपको कि जो साइन है हमारा वो तो हमारी चॉइस है ना, माइनस तो शो कर रहा है डायरेक्शन को, है तो इसकी वैल्यू 1 ही ना। लेकिन हम यही लिखते हैं ना I01 इज इक्वल टू माइनस I10 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा 01 कोसाइन अल्फ़ा प्लस सिग्मा 02 कोसाइन बीटा प्लस सिग्मा 03 कोसाइन गैमा। लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे। आपको याद है सिग्मा 01 किसके बराबर था? किसी को याद है? हाँ, और माइनस आयोटा अल्फ़ा 1 याद है ना, यानी सिग्मा 01 कल याद है ना, हमने लिखा था इसको कि सिग्मा 01 इज इक्वल टू माइनस आयोटा अल्फ़ा 1, क्योंकि गैमा 0 गैमा 1 जब नीचे गैमा 1 होता तो अल्फ़ा में ऊपर आता था, उसको जब नीचे लाते तो एक माइनस साइन आता था। कल हमने इसका जिक्र किया था। तो इसका मतलब है जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आयोटा अल्फ़ा 1 कोसाइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 कोसाइन बीटा प्लस अल्फ़ा 3 कोसाइन गैमा। ठीक होगी ये बात? ये क्या लिखा हुआ है? कोई आप में से मुझे बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? ये डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो क्या लिखा हुआ है ये? अगर वी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता तो अल्फ़ा 1 नहीं रह जाता और v की मॉड से कैंसिल हो जाती, बिल्कुल कल वाला जवाब आता। अब चूंकि अल्फ़ा डॉट वी का मतलब क्या है? अल्फ़ा 1 v1 किसके बराबर? v1 की मॉड कोसाइन अल्फ़ा। याद है ना ये बात? क्योंकि तभी तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं ना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में। अगला क्या होगा? अल्फ़ा 2 v2 क्या है? कोसाइन बीटा है। फिर v3 क्या है? कोसाइन गैमा है। तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कोएफिशिएंट वापस आपके पास बन जाएगा। अच्छा, आप देखें तो बियॉर्कन एंड ड्रेल इसको ये लिखता है कि दिस इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर। वी यूनिट वेक्टर ना, वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर मॉड। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बस रिलेटिविस्टिक लिमिट मौजूद है तो v ओवर वी मॉड जो है वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर ही देगा। वो नंबर एंड पे कैंसिल ही होगा, जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी। चलें इसको यहाँ रख। अच्छा, एक चीज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम। s को ज़रा कैलकुलेट करते हैं। s को कैलकुलेट करेंगे, s की वैल्यू डालेंगे ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। तो s को ज़रा कैलकुलेट करें क्या बनता है। यहाँ रखें तो s क्या बन गया? s इज इक्वल टू e टू द पावर एक माइनस आयोटा वो है, एक आयोटा ये है, तो प्लस 1 हो गया, और ये एक माइनस है तो माइनस हो गया, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया? माइनस ओमेगा ओवर 2 अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर। ठीक लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं किया भाई? वो ओमेगा लिखे ही नहीं हुआ था इसमें। ओमेगा तो आना चाहिए मेरे ख्याल है ना? ओमेगा तो ज़रूर होता है बेचारा। एस में तो ओमेगा ज़रूर होता था ना। आई एन म्यू न्यू जब लिखते थे तो ओमेगा को लिखते थे ना। हाँ, डेल्टा ओमेगा को तो ओमेगा टाइम्स आई एन म्यू न्यू लिखते थे ना। याद है ना डेल्टा ओमेगा को, म्यू न्यू को? तो वो मैं भूल गया था लिखना। ठीक है, मैंने कहा लॉरेंट्ज एंगल तो ज़रूर आना है ना। अच्छा चलें, गुड। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा डॉट वी यूनिट वेक्टर।
अब हमने कल एक चीज़ देखी थी कि अगर कोसाइन हाइपरबोलिक के आर्ग्यूमेंट में एंगल आए तो कैसे निकालते हैं। हाइपरबोलिक की सीरीज़ कोसाइन में हमेशा क्वाड्रेटिक टर्म्स के ऊपर बेस्ड होती है। 1x², x4, ठीक है, नीचे कॉफिशिएंट जो भी आते हैं, x6 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है मैं अगर ये चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट करके देख लूँ, अल्फ़ा डॉट वी हैट का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर बनना चाहिए था? इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे वी हैट आई वी हैट जे। पर आपने तो पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे जो हैं अगर वो एक जैसे होते आई और जे तो डेल्टा देता हमें, याद है ना आपको? इसका मतलब है ये अगर डेल्टा आई जे है तो वी हैट आई वी हैट जे की जगह क्या बना देगा? ये वी हैट का स्क्वायर बना देगा, यही बनाएगा ना। तो वी हैट का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये ओवरऑल 1 के बराबर है, ठीक है ना। अल्फ़ा 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, अल्फ़ा 2 स्क्वायर भी 1 के बराबर है, अल्फ़ा 3 स्क्वायर भी 1 के बराबर है। तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक होगी बात। अच्छा, क्यूब वाला क्या होगा? अल्फ़ा डॉट वी हैट, इसका क्यूब क्या होगा? दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट वी हैट का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा डॉट वी हैट। इसका मतलब है जितनी ऑड पावर्स होंगी वो सारी की सारी अल्फ़ा डॉट वी हैट के बराबर होंगी। तो जवाब आ गया ना आपके पास अब? तो देखें ना क्या आंसर आ गया एस का। सो एस बिकम्स कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फ़ा डॉट वी हैट साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। कितना खूबसूरत सा जवाब आ गया, मैट्रिक्स बाहर आ गया। तो अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 1 माइनस अल्फ़ा डॉट वी हैट टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। अब आपको टेन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 पता है किसके बराबर है? पता है ना या नहीं पता? कल हमने लिखा था ना v बाई सी टाइप जो भी था, और p मोमेंटम की फॉर्म में लिखा था ना, पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। काज हाइपरबोलिक की वैल्यू भी कल फाइंड की थी, वो दोनों यहाँ डालेंगे तो आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना है। सो गोल इज टू कैलकुलेट अल्फ़ा डॉट वी है। आपको पता ना अल्फ़ा में क्या था? अल्फ़ा में है सिग्मा 0, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, डिराक नोटेशन में 0 सिग्मा 0 था डॉट वी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है मुझे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डॉट वी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मैं अगर सिग्मा डॉट वी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लूँ तो मैं सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स में। कोई आप में से हेल्प करेगा मुझे सिग्मा डॉट वी कैलकुलेट करने में? व्हाट इज़ माई पॉली मैट्रिक्स डॉट वेलोसिटी यूनिट वेक्टर? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा डॉट वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मॉड। अगर इसको ऊपर और नीचे मैथ से ज़रब दे दें तो क्या बन जाएगा? ये हमें तो मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है ना, यही बनेगा ना। व्हाट इज सिग्मा डॉट पी? व्हाट इज सिग्मा डॉट पी? बहुत दफ़ा आपने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ की हुई है। इसका मतलब है ना सिग्मा एक्स पी एक्स सिग्मा वाई पी वाई सिग्मा जेड पी जेड। याद है सिग्मा एक्स किसके बराबर होता है? 0 1 1 0। इसका मतलब है ये बन गया। अगर मैं इसको सारे को लिखूंगा तो पी सिग्मा जेड होता है ना 1 0 0 माइनस 1। इसका मतलब है डायगोनल में होगा पी जेड एंड माइनस पी जेड।
और इधर होगा पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई। मेरा ख्याल है मैंने सारे ठीक डाले हैं पॉली मैट्रिसेस। सिग्मा एक्स होता है ना 0 1 1 0, सिग्मा होता है 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, और सिग्मा जेड होता है ये चीज़। बाकी आप देख लें, शायद किसी एक प्लस माइनस, सिर्फ इस प्लस माइनस की गलती हो सकती है, और ये होगी भी क्योंकि ये 0 माइनस आयोटा 0 होता है, ऊपर माइनस होता है। अच्छा, यूजुअली हम इसको ऐसे करके लिखते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में, दिस इज इक्वल टू पी जेड पी माइनस पी प्लस एंड माइनस पी जेड। क्या ख़ास बात यही कि ये भी ट्रेसलेस ही होता है। क्यों? क्योंकि पी प्लस माइनस क्या है, पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई। ये वही नोटेशन है जिस तरह आप सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस लिखते थे। और ये क्या है, पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई को मैं पी प्लस कहता हूँ। ठीक है जी, सर ये सिर्फ नोटेशन है? ये जस्ट नोटेशन है शॉर्ट हैंड, और कोई वजह नहीं है। वेर पी प्लस माइनस इज पी एक्स प्लस माइनस आयोटा, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े ना, जस्ट नोटेशन है, मतलब शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखी है, कौन इतने लंबी चीज़ें लिखता रहे ना। ठीक है जी। अब आपको याद है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 क्या था और कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 क्या था? याद है या नहीं है? या मैं ही लिखूं? अच्छा, मैं लिखता हूँ, मैं अपने लिए। हाँ हाँ, क्या करिए निशात बोलें? जी जी बोल दें। जी जी, पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, और काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 क्या था? ई प्लस एम सी स्क्वेड ओवर 2 एम सी स्क्वेड, क्योंकि रेस्ट पे होता तो 1 होना चाहिए था। मेरे ख्याल है ठीक ही लिखा होगा मैंने। नहीं, हाँ वो सीकेंड में था ना, तो जब इसको रिवर्ट किया था तो यह है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या करना है हमने? अब आप देखें तो आपने एस मैट्रिक्स बना लिया, और वो बड़े ही खूबसूरत मैट्रिक्स है जिसमें सारे मोमेंटाज आ रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ डालें ज़रा आप चीज़ों को, तो क्या आंसर आ गया? सो एस इज इक्वल टू दिस लॉरेंट्ज बूस्ट के करस्पॉन्डिंग जो एस है वो क्या आ गया? काज हाइपरबोलिक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ई प्लस एम सी स्क्वेड ओवर 2 एम सी स्क्वेड, इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है ना? इनटू 1 का मतलब है ना आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है पहले तो आपके पास 1 आ जाएगा। मैं इसको इस तरह करके लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बनेगा ना। पहले इसको लिखते हैं 1 0 0 1। फिलहाल तो मैंने ऊपर के 2 कोएफिशिएंट लिखे हैं ना। अल्फा डॉट वी तो आपने कैलकुलेट किया है ना, अभी देखें ना। सिग्मा डॉट आप पी, आपने सिग्मा डॉट पी कैलकुलेट किया और उसमें पी मॉड भी है। जो पी मॉड जब टेंजेंट से ज़रब खाएगा तो टेंजेंट में भी ऊपर पी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा इसका? पी जेड सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस पी जेड सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी माइनस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी प्लस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। बिल्कुल ऐसा ही मैट्रिक्स इधर भी आ जाएगा। यहाँ पर होगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी तो पूरा हो गया ना। बिल्कुल ऐसा ही मैट्रिक्स इधर भी आएगा। जी जी, क्या कह रही हैं? ये माइनस टैन हाइपरबोलिक होता था, अगर आपको याद हो ना, तो ये माइनस टैन हाइपरबोलिक होता था, क्योंकि
एक नेगेटिव साइन आता था, याद है ना उसको, तो वो हम बिल्कुल सही नहीं, आपने बताया बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ आ जाएगा पी जेड सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, यहाँ पर आ जाएगा पी माइनस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा पी प्लस सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड और माइनस पी जी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड। कमाल हो गया ना, बड़ा देखने में बेशक जैसा मर्जी बुरा मैट्रिक्स लगे, लेकिन आपने एस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया और वो जो मर्जी आपको जवाब दे, जैसा मर्जी दे आपको, लेकिन इस एस मैट्रिक्स को यूज़ करके आपने जो शुरू में साई आर लिखा था, साई आर ऑफ टी लिखा था बेसिकली एक्स की बजाय, उससे आपने साई आर ऑफ एक्स बना लिया। कैसे बनाएंगे अब आपने बनाया साई आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ पी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी म्यू, जहाँ मर्जी लिखे म्यू एक्स म्यू ओवर एच बार भी था, एच बार भी था और एप्सिलॉन आर भी था। बन गया ना। ओमेगा आर ऑफ पी क्या था? एस टाइम्स ओमेगा आर ऑफ ज़ीरो। यहाँ से आपने शुरू किया था और आपने उससे ये सॉल्यूशंस बना लिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन फॉर एनी मोमेंटम पी, जो कि हमने किससे बनाया? रेस्ट सॉल्यूशन से। तो हमने क्या किया? हमने कहा पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे है, बजाय पार्टिकल को मूव करें, लेट्स सिट इन अ फ्रेम विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी माइनस वी वेक्टर, ताकि हमें ऐसा लगे कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो हमने कहा जो हम अपने वे फ्रेम में निकालेंगे वो मूविंग पार्टिकल्स के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हम तो अपने फ्रेम में रेस्ट के ऊपर हैं, हमें तो पार्टिकल मूव करता नज़र आ रहा है। तो ये आरत सॉल्यूशन है। मसलन आर अगर 1 होता तो ओमेगा आर की जगह ओमेगा का पहला एलिमेंट आता 100 वाला। ठीक है, तो आपने रेस्ट सॉल्यूशन से यू हैव कैलकुलेटेड द सॉल्यूशंस इन द मूविंग फ्रेम। ठीक है, कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो अगर किसी का तो। जो इससे पहले जो हमने अनलोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, तो वहाँ भी तो एस मैट्रिक्स का है। ये वही है ना, ये वही है। हाँ, ये वही एस मैट्रिक्स है, सिर्फ अब हमने पार्टिकल को मोशन के लिए निकाला ना, वेलोसिटी की एक ख़ास डायरेक्शन लेके उसको सॉल्व करके निकाला है। तो एस ही ना, एस मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ निकलेगा ना, लेकिन एस की एक प्रॉपर्टी है कि वो यूनिटरी नहीं है। कुछ केसेस में जिनमें यूनिटरी नहीं है, लेकिन एक ज़रूर है कि एस का डैगर गैमा ज़ीरो या एस का इन्वर्स जो है गैमा ज़ीरो एस डैगर गैमा ज़ीरो है। यूनिटरी ना भी हो तो इवन देन इन्वर्स इस तरह कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर यूनिटरी होता तो एस इन्वर्स एस के बराबर ही होता। ठीक है, तो ये देखें, ये आपने लॉरेंस डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस बना लिए और आपको क्या चाहिए? काफ़ी बड़ा काम आपने अभी तक का कर लिया है। यहाँ तक का कोई सवाल है? अब अगर ये डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये वाला, तो ये तो डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हूँ इस सॉल्यूशन को। एक दफ़ा देख लें, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में मज़ीद आते हैं तो पूछ लें। डिराक इक्वेशन क्या थी जब हमने लिखी थी? तो आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स म्यू गैमा म्यू माइनस एम सी। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना? क्या ख्याल है? याद है ना, हमने कहा था इस तरह करके लिखा था ताकि स्लैश नोटेशन बन जाए। याद है ना आपको? क्योंकि नीचे वाला ऊपर के साथ एक माइनस साइन देता तो ऑटोमेटिकली 4 नोटेशन में जस्टिफाई हो जाती थी चीज़। अच्छा, साई ऑफ आर की जगह इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स म्यू गामा म्यू माइनस एम सी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर पी म्यू एक्स म्यू ओवर एच बार ओमेगा आर ऑफ। ओमेगा आर का ताल्लुक किससे है? गैमा से है। गैमास तो सिर्फ ओमेगा आर को देखेंगे ना, क्योंकि मैट्रिसेस को देखते हैं।
गैमा एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को देखेगा, बाकी तो किसी चीज़ को नहीं देखेगा ना। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई कैन राइट, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स म्यू तो ये 1 हो जाएगा, तो पी म्यू आ जाएगा ना। तो क्या बन गया, आयोटा एच बार इंटू माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर ओवर एच बार पी म्यू गैमा म्यू माइनस एम सी। अब ये तो पुट कर चुके हैं, तो ये तो ज़ीरो नहीं होगा, तो क्या चीज़ फिर होगी, अब तो सिर्फ यही रह जाएगा ना, सिर्फ यही रह जाएगा ना अब, क्योंकि ये तो इसको तो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब ये तो ज़ीरो नहीं होगा, इसको ये निकल के इधर आ जाएगा। अब ये ज़ीरो नहीं है तो बाकी चीज़ ज़ीरो होगी ना। वो इक्वेशन जो पहले प्लेन वेव भी थी, अब वो स्पिनर इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्पिन की इक्वेशन अब फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोमेंटम। ये और ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर्ड -1 है, तो क्या बन गया ये एप्सिलॉन आर पी स्लैश माइनस एम सी ओमेगा आर एफ। अच्छा, अगर मैं इसको एप्सिलॉन आर से ज़रब दे दूं तो ये ज़्यादा खूबसूरत इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इसको एप्सिलॉन आर से ज़रब दे दूं तो क्या बन जाएगा ये एप्सिलॉन आर स्क्वायर पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर। अच्छा, आर नीचे लिखें ऊपर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस एम सी ओमेगा आर एफ। और आर आपको पता है 0 1 2 3 4 है, 4 2 पॉजिटिव एनर्जी थे, 2 नेगेटिव। एप्सिलॉन आर का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दिस बिकम्स पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर एम सी ओमेगा आर एफ। अब आप देखें एप्सिलॉन आर को 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये यानी प्लस एम सी बन जाएगा 3 और 4 के लिए, और 1 और 2 के लिए माइनस एम सी है। तो क्या खूबसूरत सी चीज़ बन गई। अब देखें ना आप, यू हैव पी स्लैश प्लस एम सी एज वेल एज पी स्लैश माइनस एम सी। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक तो? क्यों भाई, कोई सवाल? समझ आ गई कैसे 4 सॉल्यूशंस बने, कैसे डिराक इक्वेशन बनी, और बनी किसके लिए, ओमेगा आर ऑफ पी के लिए। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है अगर मैं इसको बार के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा? अगर मैं डिराक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? एनीवन, कोई बंदा आप में से? जी, आप मुझे कह सकते हैं ना कि भाई इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लो, यही करूंगा ना मैं, और तो कुछ नहीं करूंगा ना। आप मुझे कह सकते हैं भाई ठीक है इसी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लूं, डिराक इक्वेशन का, तो क्या बन जाएगा साई डैगर आर, ठीक है, ऑफ एक्स माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स म्यू। अब आपको पता नहीं ये तो हर्मिशन था ना, तो इसलिए मैंने इसका तो डैगर, इसका वेक्टर लगाने का मतलब यह कि इस पे लगेगा, जो भी आयोटा एक्स म्यू होगा उस पर अप्लाई होगा। चाहे तो ना भी लिखते आयोटा एक्स म्यू उधर लिख लेते, लेकिन कोई बात नहीं। यानी कहने का मतलब है ये अब इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है इनटू गामा म्यू का डैगर माइनस एम सी। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की मैंने लिखने में? क्यों भाई? अच्छा, क्यों ना मैं यहां पर गैमा ज़ीरो का स्क्वायर इंसर्ट कर दूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना साई आर का डैगर गामा ज़ीरो, और एक अंदर ले जाता हूं इधर गामा ज़ीरो, या चलें अभी भी ठीक लिखा है, गैमा ज़ीरो का स्क्वायर था ना, एक गैमा ज़ीरो अंदर ले गया। एक और काम क्यों ना करूं, अच्छा ये ज़ीरो के बराबर है बाय द वे, एक और क्यों ना करूं, इधर राइट साइड से गैमा ज़ीरो से ज़रब भी दे दूं, इधर तो ज़ीरो ही आएगा ना, इधर गैमा ज़ीरो बन गया। अब देखें क्या बन गया, गैमा ज़ीरो स्क्वायर क्या बन गया है 1 है,
ये क्या बन गया, साई आर बार माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स म्यू, इस तरफ जो भी यानी प्लेन वेव होगा उस पर लगेगा ये गैमा ज़ीरो गैमा म्यू डैगर गैमा ज़ीरो, यानी ये इसको भी ज़ीरो को अच्छा एक ही जगह पे रखें सारे गैमा, ओहो सारे मैंने मिटा ही दिए गलती करके, यहाँ 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 चले गामा ज़ीरो गामा म्यू डैगर गैमा ज़ीरो इस गैमा म्यू, ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्रूफ करके दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बस अब आप इसको लगा दें इसके ऊपर, साई आर बार पहले कैलकुलेट कर लें क्या बनता है। साई आर बार क्या होगा, दिस बिकम्स ओमेगा आर बार ऑफ पी, क्यों ओमेगा डैगर गैमा ज़ीरो ही होगा ना, साई के ऊपर जब लगेगा तो इस पे लगेगा तो डैगर बनेगा, बार जब भी हो तो उसका मतलब है डैगर गैमा ज़ीरो इंटू ई टू द पावर आयोटा एप्सिलॉन पी म्यू एक्स म्यू ओवर एच पार। तो इसको यहाँ ज़रा पुट करके बताएं क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा यहाँ पर पुट करेंगे तो। नहीं लिखा है इसके और इसे, तो इसके ऊपर बार लिखा है ना, ये इसके ऊपर डैगर आएगा ना, जब डैगर आएगा तो गैमा ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो बार बन जाएगा। बार का मतलब भी यही है, हर जो डराक जो जिसको हम कहते थे ना बाइलीनियर में जो बार था उसके ऊपर आता ही ये था डिराक कॉन्जुगेट जो था, उसका मतलब ही साई डैगर और गैमा ज़ीरो था मैट्रिक्स के साथ। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल पे ये लगाएंगे, या आयोटा माइनस आयोटा के साथ ख़त्म हो जाएगा, एच बार के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि ओमेगा आर बार ऑफ पी वेक्टर पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन का कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, मोमेंटम तो हर्मिशन ऑपरेटर है, बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है ना, कितने आराम से बन गया जवाब है ना। तो दो इक्वेशन आपने बना ली हैं बार के लिए और अन बार के लिए। रख नहीं सकते, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना। ये है 4/4 का मैट्रिक्स, बार जो है वो बन गया कॉलम मैट्रिक्स हो गया, नहीं सॉरी ये 1/4 का मैट्रिक्स है, यही बात है ना, 1/4 का मैट्रिक्स है ना, और गैमा 4/4 का मैट्रिक्स है, तो नेट आंसर 1/4 का मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है ना, सॉरी एक नहीं जो कॉलम मैट्रिक्स है ना ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो 4/1 का है, तो बार क्या होगा 1/4 का होगा, तो ये 1/4 का है, गैमा म्यू 4/4 का, तो नेट आंसर 1/4 का है। यहाँ पर क्या है, ये 4/4 का मैट्रिक्स है, ये 4/1 का है, तो नेट आंसर जो है वो 4/1 का है। सो दिस इज़ 4/1 दैट इज़ 1/4। अगर ये दोनों मिल जाती तो फिर आपस में क्या मिलता, आपको बस एक नंबर बन जाता। तो नंबर की बात अब हम करेंगे, तो ये राइट पे हो नहीं सकता। किसको? नहीं, ये तो गैमास की वजह से लिखा था ना, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस हों और उनका डैगर लें तो दोनों की जगह बदल जाती है। जगह ये मैं अगर इसमें से एक्सपोनेंशियल पार्ट इधर ही लिखा रहने देता तो मैं एरो लगाते ही ना, ये तो मैंने एरो लगाया कि जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट पे, ये याद रखिएगा ये इस पे ऑपरेट होगा। अदरवाइज जो ज़्यादा बेहतर नोटेशन है वो ये है कि आप साई को इलादा कर लेते, मैट्रिक्स वाले को उधर ही रहने देते और एक्सपोनेंशियल वाले को इधर ही रहने लेते, फिर ये आपको d/dx म्यू के ऊपर एरो ना लगाना होता। लेकिन ये वो नोटेशन है जो सारी बुक्स में लिखी जाती है, पेस्कन हो, बियॉर्कन हो या कोई भी बुक हो, उसमें ये इसका मतलब होता है ये d/dx म्यू एक डेरिवेटिव है, और ये डेरिवेटिव जो भी साई में टर्म होगी जो x के डिपेंडेंट होगी उसके ऊपर लगेगा। ठीक है भाई, कोई सवाल यहाँ तक? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम केज ट्रांसफॉर्मेशन।
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन एक चॉइस है। आप ऐसी चीज़ को जो फिज़िकल नहीं है उसको कुछ भी ले सकते हैं बशर्ते कि फिज़िकल क्वांटिटी ना बदले। दैट इज़ नोन एज अ गेज ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, वो रिलेटिविस्टिक में यूज़ होती है, वो रिलेटिविस्टिक होती नहीं है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक भी होती है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन आप जब प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन स्टडी करते तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन में आप लिखते थे कि पी वेक्टर गोज़ टू पी वेक्टर माइनस ई बाई सी ए वेक्टर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलेटिविटी एनी मोर, बिकॉज 3 डिमेंशन है तो ये है। मैक्सवेल्स इक्वेशन में आप इसको इस तरह लिखते थे। तो ये गेज थी। गेज की चॉइस ये थी, ए की चॉइस ये थी कि ए ऐसा हो सकता है, ए में कोई भी ऐसी चीज़ ऐड हो सकती है कि बी ना बदले, तो दैट इज़ नोन एज अ गेज चॉइस। तो ये तो आपने रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, पर ए के लिए आपके पास एक चॉइस मौजूद थी जो गेज चॉइस थी। आपकी अपनी मर्जी जो मर्जी लेते, तो उसका ताल्लुक रिलेटिव इससे लॉरेंस से। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रोटेशन एंड द बूस्ट। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आगे जाके अबिलियन नॉन अबिलियन लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिसेस से रिलेट होती हैं, बट दोज आर नॉट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी फिजिकल थेरीज होती हैं उसको लॉरेंस इन्वेरिएंट होना चाहिए। तो जो भी हम इनमें ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, गेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ द डे जो आपका लैग्रांजियन बनेगा, दैट लैग्रांजियन शुड बी गेज इन्वेरिएंट, दैट लैग्रांजियन शुड बी लॉरेंस इन्वेरिएंट, क्योंकि लैग्रांजियन इज अ स्केलर। ठीक है, कोई सवाल और? शाबाश। समीउल्लाह, सब ठीक है। अच्छा, अब जो हमने ओमेगाज़ बनाए हैं ना, अब हम ज़रा इनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करते हैं, इनके कंप्लीटनेस रिलेशंस, इनकी नॉर्मलाइजेशन, इनकी ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह वगैरह, ताकि एक दफ़ा हमें ये पता चल जाए ये क्या है, फिर हमें डिराक इक्वेशन के बारे में कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करने दें। आप में से मुझे कोई ये चीज़ कैलकुलेट करके दे सकता है? व्हाट इज़, अब मैं अगली जो चीज़ें हैं, अगले जो रिमेनिंग टाइम में इस लेक्चर के यही चीज़ कैलकुलेट करूँगा। अगले लेक्चर में मैं स्पिन को शामिल करूँगा और एक नई नोटेशन बना लूँगा ओमेगा की, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो अब मुझे सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट कर लेने दें। आप में से किसी का कोई सवाल है? अच्छा, मैं अब कैलकुलेट करता हूँ ज़रा इनकी कोवेरिएंट नॉर्मलाइजेशन। कोवेरिएंट नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? जिसकी फॉर्म नहीं बदलेगी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। सो लेट मी कैलकुलेट दिस कोवेरिएंट। लेट मी कैलकुलेट ओमेगा आर बार ऑफ पी वेक्टर ओमेगा आर ऑफ पी। मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए पहले कैलकुलेट कर लूँगा। तो क्यों ना मैं मुझे पता है ओमेगा आर पी किस तरह कैलकुलेट होता है, एस टाइम्स ओमेगा आर ज़ीरो से। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, मैं इसको रेस्ट फ्रेम के में कैलकुलेट कर लूँ, और अगर रेस्ट फ्रेम में ये जो होल्ड करेगा वही दूसरे फ्रेम में होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि बार में गामा ज़ीरो होता था, तो गामा ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से अगर यूनिटरी ना भी हो तो इन्वर्स बन जाता, तो एस इन्वर्स एस वन बन जाता था। तो हम अपनी आसानी के लिए लेट्स कैलकुलेट इट इन द रेस्ट फ्रेम। तो रेस्ट फ्रेम में सो लेट्स कैलकुलेट इट इन द रेस्ट फ्रेम। रेस्ट फ्रेम के और इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स के लिए। और मैं कैसे रेस्ट फ्रेम में ज़रा इसको कैलकुलेट करूँगा, देखिएगा ज़रा। ओमेगा आर बार ऑफ ज़ीरो, ओमेगा आर ऑफ ज़ीरो, ये मैं कैलकुलेट करूँगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, पहले इसको किसी एक चीज़ के लिए क्या 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लूँगा, 1 2 के लिए भी कर लूँगा और 3 4 के लिए भी कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको
सो ये है वैसे किसके बराबर, ये है ना ओमेगा आर डैगर ऑफ 0 गामा 0 ओमेगा आर ऑफ 0। और आपको याद है ना, लेट्स कैलकुलेट फॉर आर इज इक्वल टू 1 एंड 2। आर इज इक्वल टू 1 होता था तो ये 1 0 होता था, और आर इज इक्वल टू 2 होता तो ये 0 1 होता था। तो लेकिन इसकी जो 4 नोटेशन थी वो यही थी कि दिस इज इक्वल टू काई आर डैगर गामा 0 गामा 0 किसके बराबर है 1 0 0 माइनस 1, और ये किसके बराबर है काई आर 0, है ना। काई 1 किसके बराबर था 1 0, और काई 2 किसके बराबर था 0 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू काई आर डैगर 0, ये क्या बन गया काई आर और 0, तो ये बन गया अच्छा काई आर डैगर काई आर। एक काम क्यों ना करूं, अगर आप इजाज़त दें तो, हैं आसान काम क्यों ना करें, प्राइम रख लेते हैं ना, है ना। प्राइम रखने का फ़ायदा है ना, क्योंकि हमें मसला नहीं रहेगा एक जैसी आर का। तो क्या जवाब आ गया इसका, सो दिस इज इक्वल टू, कौन बताएगा क्या जवाब होगा इसका, सो दिस इज इक्वल टू +1 टाइम्स काई आर डैगर काई आर प्राइम, विच इज इक्वल टू डेल्टा आर आर प्राइम। अगर आर और आर प्राइम बराबर होंगे तो ये 1 होगा, और अगर आर और आर प्राइम बराबर नहीं होंगे तो ये 0 होगा। सिमिलरली फॉर आर इज इक्वल टू 3 4 जरा करके बताएं मुझे क्या होगा, फॉर आर आर प्राइम इज इक्वल टू 3 4, तो ये भी फॉर आर आर प्राइम आर इज इक्वल टू 1 2 करके दिखाएं क्या होगा, कौन बताएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि उस केस में ओमेगा आर बार ऑफ 0 ओमेगा आर प्राइम ऑफ 0 जो है ये किसके बराबर होगा 0 काई आर डैगर 1 0 0 -1 इंटू 0 और तो ये माइनस साइन, तो ये किसके बराबर आ गया, अच्छा यार ये ऊपर ही लिखिएगा आर, हाँ यार ठीक लिखा था। सो दिस इक्वल टू -1 टाइम्स डेल्टा आर, सो दैट इज अ कोवेरिएंट नॉर्मलाइजेशन। कोई बात नहीं है, इट इज ईदर इक्वल टू +1 और -1। तो ज़रा इसकी नॉर्मलाइजेशन फिर मुझे बताएं क्या बननी चाहिए थी। क्या इन दोनों डेफिनीशंस को मैं ये नहीं लिख सकता इस तरह करके, ओमेगा आर बार ऑफ 0 ओमेगा आर प्राइम ऑफ 0, आप बता सकते हैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आपने पढ़ा हुआ ये। इसमें आर पे समेशन नहीं है, ये ना समझिएगा कि आर पे समेशन है। एप्सिलॉन आर कैन बी +-1, सो दिस इज इक्वल टू 1 2 के लिए +1 होता था और 3 4 के लिए -1। बाज़ किताबों में इसकी जगह ना R1 लिखा जाता है, वो कहते हैं जी ठीक है R1 जो है वो R1 2 होगा तो ये +1 होगा, R3 4 होगा तो -1 होगा, लेकिन मैं हमेशा R ही लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, जो मर्ज़ी लिख लें। खैर आ गया ना जवाब, कितना खूबसूरत, सारी चीज़ें जस्टिफाई होगी। कोवेरिएंट नॉर्मलाइजेशन समझ आ गई क्या है। इसका मतलब है अब अगर इसका P भी होता तो यही रहता ना, आप लिखना चाहते तो एप्सिलॉन ओमेगा आर बार ऑफ पी ओमेगा आर प्राइम ऑफ पी लिखते तो उसका आंसर भी यही होता है एप्सिलॉन आर डेल्टा आर आर प्राइम। क्यों, ये तो एक स्केलर है, सो एज दिस इज अ स्केलर दिस इंप्लाइजेस ये एक इनवेरिएंट है। जिस मर्जी फ्रेम में कैलकुलेट करें आप इसको, ये ओमेगा आर रेस्ट फ्रेम में कैलकुलेट किया है या इसको आप मूविंग फ्रेम में कैलकुलेट करते, नॉर्मलाइजेशन ना बदलती। ओमेगा आर पी वेक्टर ओमेगा आर डैगर पी वेक्टर भी इसके बराबर ही होता। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें।
आइडिया समझ आ गया कि हो क्या रहा है? क्यों भाई समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? अच्छा चलें, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कंप्लीटनेस रिलेशन निकालता हूँ। ये मुझे निकालने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब जो मैं दो चीज़ें डिराइव करूँगा, ये डिराइव करने में मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप लोग अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं इसको कैलकुलेट करने में। लेट मी कैलकुलेट समेशन, दिस इज़ नोन एज अ कंप्लीटनेस रिलेशन। r इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एप्सिलॉन r ओमेगा r ऑफ p वेक्टर, अगर इसका कोई भी अल्फ़ा कंपोनेंट होता, ओमेगा r प्राइम बार बीटा, इसका भी कोई p मोमेंटम पे डिपेंडेंस होती, देन दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर r ही है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा अल्फ़ा बीटा। चूँकि ये मैट्रिसेस थे तो मैंने मैट्रिसेस के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट्स की आइडेंटिटीज़ बनाई हैं। अब आप में से ये मुझे कोई कैलकुलेट करा सकता है? अगर कोई कैलकुलेट करा दे तो क्या ही बात है। दिस इज नोन एज अ कंप्लीटनेस रिलेशन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉन रिलेटिविस्टिक में होता था, याद है ना आपको, साई अल्फ़ा साई बीटा इज डेल्टा अल्फ़ा बीटा साई डैगर। कैसे निकालूं, कौन बताएगा? मेरे ख्याल है इसमें ई भी आना चाहिए, है ना अपना? आना चाहिए ना। अच्छा चलें, कौन कैलकुलेट करवाएगा इसको? कोई आप में से एक बंदा पहले रेस्ट फ्रेम में करा दें चले, क्योंकि आप रेस्ट फ्रेम में कैलकुलेट करा देंगे तो मूविंग फ्रेम में आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कौन करवाएगा रेस्ट फ्रेम में कैलकुलेट, बताइए? अच्छा पहले r इज इक्वल टू 1 2 के लिए कर लें, वंस अगेन, बाद में मूविंग के लिए भी कर दूंगा मैं। चलें बोलें, हाँ निशात बोलें, शाबाश। अच्छा r 1 2 के लिए तो 1 हो जाएगा, तो लेट मी कैलकुलेट ओमेगा r 0 ओमेगा r बार ऑफ 0। मैं अल्फ़ा बीटा बाद में डाल लूँगा, फिक्र ना करें, अल्फ़ा बीटा में बाद में डाल लूँगा, डोंट वरी। देखिएगा कैसे, क्या जवाब आएगा। बोल रहे चलें। r इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट कर लें, बेशक है r इज इक्वल टू 1 है तो ओमेगा r किसके बराबर है? काई r एंड 0, ऊपर r लिखना है। ये किसके बराबर है? ओमेगा बार किसके बराबर है? काई r डैगर 0 1 0 0 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। फ़र्क सिर्फ एक होगा अब कि ये आ गया काई r 0 और ये बन गया काई r डैगर और 0। तो आंसर आ गया इसका काई r डैगर 0 0 0। लेकिन काई r डैगर किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है ना, 1 0 और 0 1। ये है 1 0, ये है 1 0, फिर क्या है? ये 0 1 और ये भी है 0 1, तो ये आइडेंटिटी बन जाता है ना। सो दिस बिकम्स आइडेंटिटी टाइम 0 0 0। सम है ना इसके ऊपर, यानी ये लिखा हुआ है ना। अगर कोई चीज़ ये लिखी होती 1 0 1 0 प्लस 0 1 0 1, तो ये चीज़ लिखी हुई है ना। ज़रा देखें ना क्या बनता है। पहली रो पहला कॉलम 1 0 0 0, ये बनता है 0 0 0 1, तो यही बन गया आइडेंटिटी। r इज इक्वल टू 3 4 के लिए बताएं क्या होगा? इसी तरह फोर्थ वाली एंट्री में आइडेंटिटी आएगा या माइनस आइडेंटिटी आएगा? r इज इक्वल टू 3 4 के लिए बताएं चलें क्या होगा? शाबाश। कौन बताएगा?
हाँ, अच्छा लिखता हूँ मैं, चलें। हाँ, आर इज इक्वल टू 3 4 के लिए क्या होगा? 0 0 और अच्छा ओमेगा आर ऑफ 0 ओमेगा आर बार ऑफ 0। आर पे सम था ना, रिपीटेड इंडेक्स पे अंडरस्टूड है सम है। अब इसमें क्या है? 3 4 पे सम है ना, आर इज इक्वल टू 3 and 4। सो दिस इज इक्वल टू 0 काई आर 0 काई आर डैगर 1 0 0 -1। यही कह रहे थे आप लोग? क्या जवाब आएगा इसका? 0। मैं अभी एक चीज़ लिखूंगा और ठहरें ज़रा, एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक -1 मौजूद है। क्यों? 3 4 के लिए एप्सिलॉन आर जो है -1 है ना, -1 था ना यहाँ पर। तो आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा लें, बेशक इधर लगा लें, एक ही बात है। तो ये आ गया 0 0 0 काई आर डैगर। माइनस मैंने क्यों ख़त्म कर दिया? जो माइनस ये आना था और जो माइनस ये था, ये दोनों मिल के आपस में प्लस बना देंगे। तो क्या आंसर आ गया इसका? 0 0 0 आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर होगी बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ा बीटा ही तो लिखा हुआ है कि जो कोएफिशिएंट यहाँ पे आते हैं वही कोएफिशिएंट इसके करस्पॉन्डिंग नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है इन जनरल समेशन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एप्सिलॉन आर ओमेगा आर ऑफ 0 ओमेगा आर बार ऑफ 0। अगर ये अल्फ़ा और बीटा होते तो ये अल्फ़ा बीटा के बराबर ही थे ना। क्यों? थर्ड फोर्थ है तो थर्ड फोर्थ नॉन ज़ीरो है, फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट सेकंड नॉन ज़ीरो है तो डेल्टा अल्फ़ा बीटा ही ना। जब अल्फ़ा और बीटा एक जैसे थे, 1 1 थे या 2 2 थे तो जवाब नॉन ज़ीरो था, या 3 4 थे तो 3 4 के लिए नॉन ज़ीरो था। तो आइडेंटिटी या ऊपर था या नीचे था, ऑटोमेटिकली जस्टिफाई होगा। ये तो है रेस्ट फ्रेम में, पर ये एक स्केलर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। हमें जस्टिफाई करना है कि ये होल्ड करता है इन मूविंग फ्रेम भी। तो वो कैसे करूं? आप पता चलेगा आपका। आप बताएं ना, आपने एक चीज़ तो रेस्ट फ्रेम में कर ली ना। पहले तो आपका तुक्का चल गया रेस्ट फ्रेम वाला, क्योंकि वो तो स्केलर था, ये तो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने मैट्रिक्स एलिमेंट्स बना लिए, जान छुड़ा लिया आपने उससे भी, लेकिन इसको तो जस्टिफाई करे कि ये जवाब ठीक आता है इसका। कौन बताएगा? ये चीज़ कौन करवाएगा आप में से? एनीवन? बेशक गलत ही बोले, एनीवन जी। एस के साथ। हाँ हाँ बोले बोले निशात, शाबाश शाबाश। डैगर नहीं आएगा, डैगर नहीं आएगा, बार है तो इन्वर्स आता है। जब भी बार होता था ना, आपको याद है एस साई डैगर में एस डैगर आता था। जब आप उसको बार बनाते थे तो इन्वर्स बना लेते होते थे आप उसको। याद है ना आपको? क्यों? मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ अगर आपको नहीं भी याद। आपने पढ़ा था कि अगर साई जाता है एस साई में तो साई डैगर क्या होगा? साई डैगर एस डैगर। आप दोनों तरफ गैमा ज़ीरो से ज़रब दे दें तो क्या बन जाएगा? साई डैगर गैमा ज़ीरो इज साई डैगर एस डैगर गामा ज़ीरो।
फिर आप क्या करते थे, यहाँ गामा ज़ीरो इंसर्ट करते थे, यहाँ पर आप क्या करते थे, गामा ज़ीरो का स्क्वायर इंसर्ट करते थे, साई डैगर गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो एस डैगर गामा ज़ीरो इज़ एस इनवर्स एंड दिस इज़ बार एंड दिस इज़ बार। तो बार में जब भी आप लिखते थे तो इन्वर्स आता था, अन बार में जब भी लिखते थे तो डैगर में लिखते थे तो डैगर आता था। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया हुआ था लास्ट टाइम नहीं बल्कि कई दफ़ा। अब आप बताएं, चलें आप बोले ना, आई कैन राइट इट एज समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एप्सिलॉन r s अल्फ़ा गामा। अच्छा, मैं माइनस पी ओवर ई लिखता था, याद है v बाई सी के लिए, v बाई सी को माइनस पी ओवर ई लिख के दिखाया था ना मैंने आपको, इनटू ओमेगा गामा आर ऑफ 0। तो रेस्ट वाले से आपने रिलेट कर लिया ना इसको। रेस्ट पे जब आपने एस लगाया था तो मूविंग का आया था ना, और वही तो एस आपने आज फाइंड किया है पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में। फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर जो था उसमें यही तो फाइंड किया था हमने। अच्छा, बार के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, कौन बताएगा? ओमेगा बार आर लैम्डा ऑफ 0 एस लैम्डा बीटा इनवर्स ये अब मैट्रिसेस नहीं है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन चुके हैं। ये बात आपने याद रखनी है, या मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये मैट्रिसेस तो इधर उधर नहीं होते ना, मैट्रिक्स एलिमेंट्स तो हो सकते हैं ना। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आपने थोड़ी देर पहले तो मुझे बताया था एप्सिलॉन आर के साथ शामिल करके r इज इक्वल टू 1 2 को। आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ये डेल्टा अल्फ़ा बीटा के बराबर है। तो ये किसके इक्वल आ गया? s अल्फ़ा गैमा माइनस पी ओवर ई। ये किसके बराबर आ गया? डेल्टा गैमा डेल्टा लैम्डा एस इनवर्स लैम्डा बीटा माइनस, अच्छा पी का मॉड ही होता है ये वाला, ये याद रखिएगा, माइनस पी मॉड ओवर पी। हम लिखते पी ओवर ई है लेकिन अंडरस्टूड होता है मॉड्यूलस ही है इसका, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा क्या करेगा? हर गैमा को लैम्डा बना देगा। तो ये क्या बन गया है? एस, अच्छा मैं वो पी नहीं लिखूंगा, एस अल्फ़ा लैम्डा एस इनवर्स लैम्डा बीटा। तो ये क्या लिखा हुआ अभी? हो गया ना प्रूफ? कितने आराम से हो गया प्रूफ। कोई प्रॉब्लम हुई है इसको इस तरह साबित करने में? जो मर्जी हो, एस इनवर्स 1 नहीं था। यूनिटरी बाइंड ना भी हो तो एस इनवर्स तो 1 नहीं होता। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से ज़रब दें तो जो नॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट से कैंसिल हो जाती है, तो जवाब 1 नहीं आता था ना। प्रूफ हो गया ना कंप्लीटनेस रिलेशन। तो ये फ़ायदा था, रेस्ट में प्रूफ किया और मूविंग फ्रेम में हम उसको ले आए। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। हाँ, लेकिन कोई ऐसा जिसमें मैथमेटिकली कोई गलती तो नहीं की मैंने, मैं ये अब जानना चाह रहा हूँ। मैंने किया सिर्फ ये कि एप्सिलॉन आर ओमेगा आर बार ऑफ 0 की जगह ये चीज़ पुट कर ली थी। जो भी इंडिसीज थे, इधर अल्फ़ा बीटा थे तो अल्फ़ा बीटा, गैमा लैम्डा थे तो गैमा लैम्डा। बस एक आखिरी आइडेंटिटी है, अगर वो प्रूफ है पी नहीं, ये तो फंक्शन है ना उसका ना, तो इनवर्स है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो फंक्शन है, पी एस इज़ अ फंक्शन ऑफ पी वी बाई सी। यानी ये लिखने की ज़रूरत है, ना भी लिखते तो खैर थी। नहीं, मूविंग फ्रेम में रेस्ट फ्रेम का रिजल्ट नहीं पुट किया ना। ये वाला पार्ट तो रेस्ट का ही था ना।
है वो सारा मूविंग फ्रेम के लिए है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया। हाँ, यही तो हम पढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता देती है हाउ यू कैन रिलेट द रेस्ट सॉल्यूशंस विद द मूविंग सॉल्यूशंस। यही तो हमने किया। ये मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा था वेलोसिटी v के साथ, हमने उसको रिलेट किया उस पार्टिकल के साथ जो रेस्ट पे था विद द हेल्प ऑफ दिस एस मैट्रिक्स। यही तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बूस्ट यही तो करते हैं ना। ठीक है, अच्छा एक आखिरी आइडेंटिटी है, अगर आप प्रूफ कर लें तो मैं लेक्चर यहाँ ख़त्म कर देता हूँ थोड़ा सा हिंट दे के। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रूफ करके देने में। अब मैं इसलिए कह रहा था अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें बेकाबू होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब जिस पेस से हम चीज़ें करेंगे ना वो बहुत डिफरेंट होगा। आप देखिएगा आप नहीं, मैं क्यों स्लो हो जाऊं भैया, आप ना आपकी नाअहली की कॉस्ट मैं क्यों पे करूं? नहीं मैं मुझे आप कभी नहीं भूलता क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। ये क्योंकि मैं भी तो ये रिसर्च में इस्तेमाल नहीं करता ना, लेकिन ये कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ बार बार चीज़ों की याद रखने की चीज़ों को ना। मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, मैं उनको रोज़ सुबह खोल के देखता हूँ एंकी कार्ड्स की तरह अपनी याद दहानी के लिए। एंकी एक आपको शायद पता हो है सॉफ्टवेयर, उस पर आप मेन चीज़ें बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स होते हैं, मैं सुबह हर रोज़ रैंडमली कोई 100-200 कार्ड्स बने हुए हैं जो भी रैंडमली चेक करता हूँ उस कोर्स के। अब ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो इसके एंकीज़ बनाऊँगा ताकि क्विकली फ्लैश हों, ताकि मुझे याद हो गामा 0s टैगर गामा 0s इनवर्स है, बूस्ट में माइनस आयोटा/2 सिग्मा म्यू न्यू आई एन म्यू न्यू ओमेगा है वगैरह वगैरह, तो याद रखने के लिए अपने आप को। जो मेडिकल करते हैं ना पाकिस्तान में लोग, वो ऐसी बहुत सारी पोस्ट इट्स बना के रखते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली तो वो क्विकली याद करने के लिए, क्योंकि बायो में कौन ना इतने नाम याद करता रहे। एक चीज़ आपने मुझे प्रूफ करके देनी है, चलें, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई डैगर साई, ये साबित करके देना आपने मुझे कि ओमेगा आर डैगर ऑफ जो कि एप्सिलॉन आर पी वेक्टर इंटू ओमेगा आर प्राइम एप्सिलॉन आर प्राइम पी वेक्टर प्राइम, दिस इज इक्वल टू, यूजुअली हम इसको पी वेक्टर ही लिखते थे, इज इक्वल टू ई ओवर एम सी स्क्वेड डेल्टा आर आर प्राइम। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना साई डैगर साई, बड़ी अजीब सी लग रही है ना प्रूफ करना, पर आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे? एक चीज़ छोटी सी याद रख लें आप कि लंबी चौड़ी नोटेशंस ना ही लिखना चाहें तो खैर है, बाद में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा चीज़ों को, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। आपको याद है एस, आप लिख सकते हैं इसको, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप लिखें ना तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ ओमेगा आर डैगर, क्योंकि जब भी हम ये हो ना ओमेगा आर डैगर गामा 0 एस ऑफ एस डैगर एप्सिलॉन आर और पी बाई माइनस एप्सिलॉन आर पी वेक्टर सी ओवर ई, उसमें सी नहीं लिखा था मैंने, खैर है, गामा अल्फ़ा टाइम्स एस अल्फ़ा बीटा माइनस एप्सिलॉन आर प्राइम पी सी ओवर ई। ये पी का मॉड ही है, ये याद रखिएगा आप। वेक्टर लिखने का फ़ायदा ये है कि जस्ट इसको इस तरह करके हम लिखते होते हैं, वैसे पी वेक्टर भी लिख लें तो जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ओमेगा बीटा आर प्राइम ऑफ 0
ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है अगर याद हो तो? आज का लेक्चर शुरू यहाँ से किया था, वो लंबा चौड़ा सा मैट्रिक्स बनाया था, याद है आपको? 1 0 PZ P+, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। दूसरे मैट्रिक्स का इसका डैगर लेके यहाँ पुट करें, दूसरे का अनडैगर लेके यहाँ पुट करें, दो मैट्रिसेस को ज़रब दें। आप बेहतर है ये चीज़ कैलकुलेट कर लें। आप कैलकुलेट करें S डैगर माइनस एप्सिलॉन R PC/E और S माइनस एप्सिलॉन R प्राइम PC/E। ये मैंने लिखे हुए थे आज। दो 4/4 मैट्रिसेस को ज़रब देना है। आप देखेंगे उससे अब आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा E/mc² वाला, और साथ में डेल्टा R प्राइम आ जाएगा। आराम सुकून से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा से आ जाएगा। मैं प्रूफ नहीं करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं कर भी दूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे करके देने की ज़रूरत है इसको। दिस यू कैन डू, करके लाइएगा अगले लेक्चर से पहले। अगर आपसे ना हुआ कोई मुश्किल काम नहीं है। एस का डैगर लेना है, बस एक बात आपने याद रखनी है कि जो P+ का डैगर है ना वो P- के बराबर है, और जो P- का डैगर है वो, तो ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व हो जाएगा सारा कुछ। मैंने आप बता ही दिया क्या करना है। Px² + Py² + Pz² अगर ये बन जाएगा ना कहीं पे, P वेक्टर का स्क्वायर तो बनेगा Px² + Py² + Pz²। बस अब आप कर लेंगे। अब तो मैंने किया नहीं बल्कि कर ही दिया है सारा। कर लेंगे सॉल्व इसको जाके आप। ठीक है, चलें। यहाँ तक कोई सवाल किसी का हो तो प्लीज़। कोई क्वेश्चन नहीं है? कर लोगे इसको सॉल्व? ये भी बैठे बैठे कर लोगे? बैठे बैठे कर लें। पी तो लिखा हुआ आपने। मैं चला जाऊँ, आप बैठ के कमरे में 2 मिनट में कर लें, या बेशक चाक मैं छोड़ जाता हूँ, ये वाला इधर बोर्ड पे कर लें। निशात से कहीं बोर्ड पे कर दें। ऐसे इनके बाद लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, चलें। थैंक यू सो मच।